जब वो आंसुओं से रोते हैं तो इंसान को समझ आती है कि वो दुख किस दुख में से गुजर रहे होंगे। वी हैव टैलेंट, वी हैव ईच एंड एवरीथिंग, और हमारा कोई विजन नहीं है। When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure. फेसबुक पे मेरा खूबसी के नाम से पेज है, उस पे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। डैंड्रफ आपकी काफी सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, सुबह खैर। और इसी उम्मीद के साथ शो का आगाज़ करेंगे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मंडे का पहला दिन है हफ्ते का आज, और जब सुबह मंडे को हम उठते तो मंडे ब्लूज़ अक्सर होते हैं। तो मैं तलहा की तरफ जब आज मैंने देखा तो मैंने कहा तलहा क्या हुआ, मंडे ब्लूज़? मेरे लिए एवरी डे इज ब्लू, लेकिन यकीनन सर्दियां आ गई हैं कराची में, तो अब कोट पहनना अच्छा लग रहा है। वरना पहले तो मुझे गर्मी लगती थी कोट पहन के, लेकिन अब क्योंकि टेम्परेचर्स हैव इंक्रीज तो बड़ी खुशी हो रही है कि यार एट लास्ट विंटर्स आर हियर। फाइनली विंटर्स तो अभी तलहा खैर नहीं, हाँ लेकिन हाँ मौसम ज़रा एंजॉय कर रहे हैं हम कराची में। हम कराची वाले हैं तो हमें यहाँ पे सर्दियाँ बहुत कम अरसे के लिए मिलती हैं और बहुत देर से मिलती हैं, लेकिन 2 दिन में ही हम खुश हो जाते हैं। खैर जहाँ मौसम थोड़ा सा अच्छा और ठंडा होता है हम कहते हैं जी सर्दियाँ आ गई हैं हमारी। हमारी सर्दियाँ यही होती हैं। लेकिन ये बताएं, आपने अपने गैस का बंदोबस्त कर लिया घर पे? सिलेंडर ले आई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर पे गैस आ रही है। लकी यू। हमें तो जाके सिलेंडर लेना पड़ा। ये शुक्र है कि फाइबर के सिलेंडर मिल रहे हैं जो फटते नहीं हैं। अब तो इसलिए अगर कोई सिलेंडर यूज कर रहा है अपने घर पे क्योंकि गैस की शॉर्टेज है तो प्लीज फाइबर का ही सिलेंडर यूज कीजिए, क्योंकि फटने का खतरा नहीं होता। गैस की शॉर्टेज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आगे चल के इसको हम अपने शो में भी डिस्कस करेंगे कि लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल कोट ऑफ द डे, और आज की अच्छी बात यह है कि जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को ना दो। हमेशा दरगुजर से काम लो, माफ़ कर देने वाला बदला लेने वाले से बड़ा है, और बदले की आग दुश्मन को बाद में पहले आपको जलाती है। लेकिन कुरान पाक में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मारने वाले से माफ़ करने वाला बड़ा है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि बातें जो आप कहती हैं ना उनको दीन से कनेक्ट करूँ ताकि लोगों के लिए ज़्यादा डाइजेस्टेबल हो। साथ साथ याद रखिए, जो तकलीफ आप खुद बर्दाश्त नहीं करते वो दूसरों को भी ना दें। इसका मतलब यह है कि जो वैल्यू आप अपने आप को देते हैं वो भी दूसरों को दें। ऐसे ना समझे कि आप बड़े हैं और दूसरे छोटे हैं, आप अरबी हैं और वो अजमी है, सब बराबर हैं। इस दुनिया में कोई अरबी अजमी की अब डिफरेंस नहीं रहा है दीन इस्लाम के आने के बाद, इसलिए कोशिश किया करें सबको बराबरी की नज़र से देखें। बिल्कुल, और नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। दिसंबर हुकूमत के लिए सितमगर होगा। इमरान खान ने रबामा असेंबलियों से निकलने का ऐलान कर दिया। कहा तैयारी मुकम्मल है, प्लान में कोई तब्दीली नहीं। मुखालिफिन को मालूम है कि इलेक्शन हुआ तो हार जाएंगे। स्पीकर कौमी असेंबली ने तहरीक इंसाफ पार्लियामान को वापसी की दावत दे दी। मुल्तान का सुल्तान कौन होगा, इंग्लैंड के खिलाफ फैसला कुन मरहले में टेस्ट मैच के चौथे रोज पाकिस्तान को जीत के लिए 157 रन का हदफ। शायकीन ने खिलाड़ियों से उम्मीदें बांध ली। पैशन को ही प्रोफेशन बनाया। यकीनन इस वक्त मैच की खबरें भी आपको देंगे, लेकिन साथ साथ रुबाब क्या की स्टोरी भी हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे आज। वर्दा लाहौर की सहाफ़ी खातून ने घर में ही कैफ़े बना लिया, और बाहिम्मत रबाब बतूल आज हमारी मेहमान भी होंगी। तला राइट, एंड वी विल मूव फॉरवर्ड टू टॉप ट्रेंड्स। टॉप ट्रेंड्स में ऑफ कोर्स फीफा का बुखार चढ़ चढ़कर बोल रहा है। तारीख साज वर्ल्ड कप है। पहली बार किसी मुसलमान मुल्क में वर्ल्ड कप हो रहा है, पहली बार किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में वर्ल्ड कप हो रहा है, पहली बार एक नॉर्थ अफ्रीकन टीम सेमीफाइनल में पहुंची है, पहली बार एक अरब टीम सेमीफाइनल में पहुंची है, पहली बार सऊदी अरब ने अर्जेंटीना जैसी टीम को हराया है। तो यकीनन वर्ल्ड कप में जो रिकॉर्ड्स बने हैं इस दफा फुटबॉल के, इट्स अमेजिंग। जो भी मैचेस देख रहा है मेरे ख्याल से उसको अब फुटबॉल से ज्यादा प्यार हो रहा है और क्रिकेट का बुखार उतर रहा है, क्योंकि एक तरफ टेस्ट मैच में जो हो रहा है वो भी सामने है और 5 दिन के बाद फैसले आते हैं, और यहाँ पे एक ही दिन में 4 क्वार्टर फाइनल हो रहे हैं। मजा बहुत आ रहा है भाई। आपको दिखाना चाहूंगी मैं व्यूअर्स को कि फीफा वर्ल्ड कप तो टॉप ट्रेंड पे है ही, साथ साथ मोरक्को भी बहुत टॉप ट्रेंड पर है। और टॉप ट्रेंड में मोरक्को की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें मोरक्को के एक प्लेयर अपनी वालदा के साथ जो है वो डांस कर रहे हैं वहाँ पे ग्राउंड में आके, और वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। बहुत ही क्यूट परफॉर्मेंस है। अगर मैं चाहूँगी हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखा दें हमारे व्यूअर्स को, तो मैं भी चाहूँगी कि आप भी देखें और कितना अच्छा लगता है। पहली बार ऐसा हुआ है तला कि मोरक्को जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचा है।
अपसेट्स का वर्ल्ड कप, अंडरडॉग्स का वर्ल्ड कप, यकीनन मोरक्कन टीम ने जिस तरीके से पोर्चुगल को हराया, जो रोनाल्डो के आंसू निकाले, यकीनन इससे वाज़े हुआ कि अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, किसी को अपने से कम समझना नहीं चाहिए, क्योंकि मोरक्कन्स ने साबित कर दिखाया। नॉर्थ अफ्रीका का कंट्री है मोरक्को, कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था ये कभी यहाँ तक पहुंचेंगे। पर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए, कह रहे थे बहुत बड़ी बात है, क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए, अब मुश्किल होगा सेमीफाइनल। अब सेमीफाइनल में पहुंच गए तो मैं कहता हूँ ये वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं। हाँ, और उम्मीद कर सकते हैं कि वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं कि अब आप इनको अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। रोनाल्डो के आंसू जितने निकले ना, उसकी वजह से रोनाल्डो भी जो है वो टॉप ट्रेंड में शामिल है। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ सियासी सूरत हाल की। तरह जो सियासत का मैदान है उसमें अभी भी गर्मा गर्मी चल रही है। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात के लिए ली है और इमरान खान ने पार्टी का पार्लिमानी बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दे दिया है। कल एक इजलास के दौरान इमरान खान ने कहा है कि असम्बलियों को तोड़ना तय है और ये दिसंबर में ही तहलील की जाएंगी। इसी पर मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। और यास्मीन साहब, पूछना चाहूँगी आपसे कि खान साहब की तरफ से तो अभी तक कोई भी असम्बलियाँ तोड़ने की ऐसी कोई हतमी तारीख नहीं दी गई है। अलबत्ता फवाद चौधरी ने तारीख दे दी है 20 दिसंबर। उनका कहना है कि 20 दिसंबर तक अगर PDM ने कोई हतमी इंतखाबात का फॉर्मूला नहीं दिया तो पंजाब और खैर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी। तो आपकी नज़र में आप क्या कहती हैं कि 20 दिसंबर को वाकई एज ए डेडलाइन ले लिया जाए? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है असम्बलियों की तहलील करने का, उस पर मुत्तफ़िक़ा राय ये है कि अगर ये कोई तारीख़ नहीं देंगे तो सारी जो सीनियर क़यादत है वो खान साहब को इस मसले में सपोर्ट कर रही है कि आपको बिल्कुल असम्बलियाँ तहलील करनी चाहिए। और खान साहब ने एक वक्त दिया है, उनकी पूरी कोशिश है कि अगर हम 20 तारीख तक इंतज़ार करके देख लेते हैं कि इनका क्या इरादा है, क्योंकि अगर तो इनका इरादा नहीं है तो फिर हम तहलील कर देंगे। वरना तो देखिए इस वक्त जो हालात मईशत के हो रहे हैं, अगर हम बहुत जल्द इलेक्शन न करवाया हमने तो आपकी ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई तो इकनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी। हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे जो इस वक्त हालात डेवलप हुए हैं। तो मेरा ख्याल है ये बात तो पक्की है कि हम चाहते हैं सबके सबके जी असम्बलियाँ तहलील हो जाएँ। और बिल्कुल रीअश्योर दोनों असम्बलियों के हेड से खान साहब को मिली हुई है कि जिस दिन खान साहब कहेंगे उस दिन। तो मेरा ख्याल है 20 कौन सी दूर है, 20 आएगी तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इंशाअल्लाह अगर इन लोगों ने होश के नाखून नहीं लिए और इन्होंने इलेक्शनें अनाउंस न की तो फिर असेंबली तहलील करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने, वज़ीर दिफा ने, ये इल्ज़ाम आयद किया कि इमरान खान को एक प्लानिंग के तहत लाया गया है। किसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं और ऐसे बयानात इदारों के लिए कितने नुकसानदेह ये भी बताइए। मेरा ख्याल है कि जहाँ तक वज़ीर दिफा का ताल्लुक़ है वो मैं हमेशा ऐसे ही अहमकाना किस्म के वो बयान देते रहते हैं। सबसे बड़ी ये बात है, इमरान खान 26 साल की एक बहुत लंबी चौड़ी स्ट्रगल के बाद ही केम इनटू द असेंबलीज, और ये कहना कि इनको लाया गया है, मकसद ये है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इलेक्शन हम जीते हैं वो अपनी ज़ोर बाजू पे जीते। इत्तेहादियों ने अगर ज्वाइन किया, जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया, अगर उन किसी कहने पे ज्वाइन किया तो फिर ये तो उनसे पूछना चाहिए। तो मेरा ख्याल है इस तरह की अहमकाना किस्म की जब बयान किए जाते हैं तो अफसोस ही होता है इन बातों से कि जी उनको एक ख़ास साजिश के मुताबिक, यानी साजिश ये कि जब से वो क्या कहते हैं सियासत में आए, वो किसी साजिश के तहत ही सियासत में आए। वो एक ऐसा इंसान है जो एक बहुत बड़ा मिशन लेके सामने आए। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक करप्शन फ्री मुल्क बने। हम सारे उनको क्यों सपोर्ट करते हैं? हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक करप्शन फ्री मुल्क बने ताकि आई थिंक कुछ कनेक्शन का इशू है। कुछ कनेक्शन का इशू है। अब हमारे साथ यास्मीन साहिबा हैं मौजूद। जी, चले मैं यास्मीन साहब से सवाल करना चाहूँगी अगला। खान साहब ने कल सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया था और ट्वीट करते हुए उन्होंने सवाल पूछा था कि मईशत तबाही के नरगे में क्यों है। फिर आगे उन्होंने लिखा कि इसे समझने के लिए 2 वाक़यात ही काफ़ी हैं, जिनमें से एक आज़म सौती का मामला है। तो यास्मीन साहबा ये बताएं कि पाकिस्तानी सियासत में क्या अब भी इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ होती रहेंगी? तो और अगर होती रहेंगी तो हमारा मुस्तकबिल क्या होगा? हम किस तरफ जा रहे हैं? मैं कहती हूँ जी, जितना दुख है इस बात का आप अपने वहम गुमान में भी नहीं इमेजिन कर सकते कि एक 75 साल सेनेटर एंड ही इज़ अ सेनेटर, आपकी लेजिस्लेटर है, और आपने उसके साथ जो जुल्म और ज़्यादती की है,
मेरा ख़्याल है कि आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह की ज़्यादती कभी नहीं सुनी। आपने जो उनके साथ तो किया ही किया, जो आपने उनके सारे ख़ानदान की जिस तरह बेइज्जती की है, अल्लाह माफ़ रखे। इंसान कई दफ़ा दिल में सोचता है, जब वो आंसुओं से रोते हैं तो इंसान को समझ आती है कि वो किस दुख में से गुज़र रहे होंगे। क्या उनकी जो वीडियो इन्होंने भेजी और ये सारा कुछ, आप इमेजिन कर सकते हैं उस शख्स के दिल पे क्या गुज़रती होगी। और कोई बात किसी को बर्दाश्त नहीं होती। मैं तो सिर्फ उसकी बात नहीं कर रही। आप देखिए इंतकामी कार्रवाई, अरशद शरीफ तो आप ही लोगों का था ना, ही वॉज अ पार्ट ऑफ योर, आपके जर्नलिस्ट कम्युनिटी का था। आज अरशद शरीफ की जब वालदा ने वो सारे नाम लिए जो इमरान खान ले रहा है, तो अरशद शरीफ की वालदा फिर सही बोल रही है ना। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने कहा था मुझसे कि अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हुआ तो ये सारे लोग जिम्मेवार हैं। आज आपके सामने उनके जो नताइज आ रहे हैं, उनकी वो इन्वेस्टिगेशन के, वो साफ पता चल रहा है कि इट वॉज टारगेटेड किलिंग। अब मकसद ये है कि इमरान खान के ऊपर इन्होंने जो गोलियां बरसाई, तो इन्होंने ये फरमाया कि जी एक रैंडम बंदा जिसको मजहबी रंग देने की कोशिश की, जबकि हमें पता है कि एक से ज़्यादा 2 शूटर्स थे वहाँ। ये सारी बातें जो हैं, इससे पाकिस्तान को जितना नुकसान हुआ है आप अपने वहम गुमान नहीं सोच सकते। और ये बात मैं बता दूँ, नुकसान हमें इंटरनेशनली हुआ है, नेशनली लोग खड़े हो गए हैं, क्योंकि वो इस किस्म का जुल्म हरगिज़ नहीं बर्दाश्त करेंगे। आपका क्या ख्याल है, लोग क्यों निकल के आते हैं बाहर जब हम कहते हैं कि हम एहतजाज कर रहे हैं? आपका क्या ख्याल है, वो सारे कारकुन हैं जो आते हैं, सारे लोग बाहर इसलिए खड़े हो जाते हैं आके क्योंकि वो आवाज़, हक़ की आवाज़ उठाते हैं। वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि ये पाकिस्तान की आवाम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है जिस तरह का जुल्म किया जा रहा है। अगर लेजिस्लेटर्स नहीं उनसे बच सकते, अगर इमरान खान साहब जो आपके प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इस अटैक से नहीं बच सकते, और फिर हम उनकी FIR जो है वो दर्ज नहीं करवा सकते, तो इस बाकी जो बेचारी आम आवाम है उसका क्या होगा? आपका क्या ख्याल है? आवाम को इस बात की समझ नहीं आई। आवाम तभी तो खड़ी है साथ, बिकॉज वो सोचते हैं कि अगर आज भी हम खामोश रहे, हक़ की आवाज़ न उठाई, तो फिर पाकिस्तान के अंदर आइंदा कभी कोई तब्दीली नहीं आ सकेगी। डॉक्टर साहबा, मैं तो बस यही इतने पर मजबूर होता हूँ कि साबिक वज़ीर आज़म महफूज नहीं, सिटिंग सेनेटर महफूज नहीं, अरशद शरीफ जैसा सीनियर सहाफ़ी मारा गया, कत्ल हो गया, फिर महफूज आखिर है कौन? मईशत की बात करें डॉक्टर साहबा, तो मईशत का हाल आपके सामने है। इलेक्शन हो भी गए, आपकी गवर्नमेंट आ भी गई, आपने क्या तैयारी की है? किस तरीके से आप इस मईशत को इस दलदल से निकालेंगी जहाँ हम डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं और कोई कहने को तैयार नहीं है कि हम डिफ़ॉल्टेड हैं? देखिए इमरान खान साहब क्यों चाह रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन हो? वजह ये है, वो कहते हैं इतने हालात ना ख़राब कर देना कि कल हमें इन हालात को संभालना मुश्किल हो जाए। आपका ख्याल है 2019 के अंदर हम जब आए थे तो क्या हालात बहुत अच्छे थे? मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको पंजाब की बताती चली जाऊँ कि 130 अरब के डिसऑनर्ड चेक पंजाब हुकूमत के थे। पहले साल इन्होंने अपोजिशन असेंबली में हम जाते थे तो वो कहते थे कि तुमने डेवलपमेंट पे एक आना नहीं खर्च किया। तो मैं उनसे कहती थी कि आप लोग जो ईंटों की ढेर छोड़ गए हैं उनको हम जोड़ रहे हैं आजकल, और आपके जो कर्ज़े हैं उनको हम उतार रहे हैं। आपको पता है कि पूरा साल हम लोगों को पंजाब में डेवलपमेंट के पैसे इसलिए नहीं मिले कि इनके पुराने कर्ज़े उतार रहे थे हम। आपको उस वक्त भी पता है कि फॉरेक्स रिजर्व्स कहाँ गए थे, लेकिन क्योंकि लोगों को इमरान खान पे एतमाद था, आपको पता है फॉरेन रेमिटेंस बढ़ी। और फिर ख़ास तौर के ऊपर जब कोविड आया, कोविड के अंदर जो खान साहब ने स्टेप्स उठाए ख़ास तौर पे ऑफ स्मार्ट लॉकडाउन, इंश्योर उन्होंने किया कि दिहाड़ीदार तबका ना अफेक्ट हो, और फिर ख़ास तौर पे टेक्सटाइल्स जो थे उनको सपोर्ट किया, तो आपके सामने मईशत में कितनी इंप्रूवमेंट आई। वो जो 2 लाख मज़दूर बेरोज़गार हो गए थे इन्हीं की गलत पॉलिसियों की वजह से फैसलाबाद में, वो सब रोज़गार हो गए, और अब फिर इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से वो फिर बेरोज़गार हो रहे हैं। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि पाकिस्तान की दुनिया की सबसे मशहूर इंडस्ट्री थी, आपको पता है कि कहाँ से कहाँ चली गई थी। हमारे ज़माने में वो दोबारा उसका रिवाइवल हुआ, और रिवाइवल होने के बाद अब थोड़ा इसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अब आपने जो बात कही है वो बड़ी ज़रूरी है कि भाई तेल की कीमतें सारी दुनिया में बढ़ गई, आपने क्यों नहीं कम की? और आपने हमारे पे कितना एतराज़ किया था जब इमरान खान ने कहा था कि अगर हम रशियन तेल लेंगे तो हमें सस्ता पड़ेगा, कोई तकरीबन 30 रुपये हम इमीडिएटली कम कर सकते हैं। तो आपने क्या किया था उस वक्त? आपने हमारी मजाक उड़ाया था और आपने कहा था वो ऑयल जो है उसकी रिफाइनरी तो पाकिस्तान में है नहीं, ये अगर क्रूड ऑयल लेके आएंगे तो कहाँ करेंगे? अब ये क्या करने लगे? अब जो इन्होंने फरमा रहे हैं कि जी हमारी रशिया से भी बातचीत चल रही है और फलाह हो रहा है,
ये बिल्कुल इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ मजाक कर रहे हैं। वजह यही है, आए जिस मकसद के लिए थे ना, अपने एनआरओ के लिए आए, इस मकसद के लिए थे कि इनके केसेस ख़त्म हो, आए इसलिए थे कि अपने ये एसेट्स जिस तरह आजकल अनफ्रीज करवा रहे हैं अपना डार साहब, दे ओनली केम फॉर दैट। उनको आपका ख्याल है पाकिस्तान के गरीबों की फ़िक्र थी? पाकिस्तान के गरीबों की तो इमरान खान को फ़िक्र है। अगर पाकिस्तान के गरीबों की इमरान खान को न फ़िक्र होती तो आपका क्या ख्याल है वो सेहत कार्ड जिसके ऊपर इनको बड़ा एतराज़ है, और वो मरियम बीबी जो हैं उन्होंने वो अगर ऑडियो लीक पे फरमाया कि इनके पास एक कार्ड के अलावा तो कुछ नहीं है, वो कार्ड खत्म कर सही, दें। बहुत बहुत आपको पता शुक्रिया है कि यास्मीन कितना आशिश बड़ा- साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ही बिल्कुल नहीं हैं कि पहले कोविड के दिनों में हमने इतना, हमारी मईशत का इतना बुरा हाल नहीं हुआ जितना पिछले 6 महीनों में हुआ है। ताला इस बात से आप लोग भी एग्री करेंगे। और बस यही है कि गरीबों का कुछ ख्याल कोई कर ले, ये हुकूमत थोड़ा सा गरीबों की तरफ देख लें। गरीब मजीद गरीब तर होता जा रहा है और जो मिडिल क्लास था वो भी गरीब तर होता चला रहा है। महंगाई की चक्की में पिस गए हैं सारे। लेकिन याद रखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वाजे कर दिया है, पाकिस्तान का सबसे करप्ट इदारा पुलिस है और तीसरे नंबर पर जुडिशरी है। सोचने की जरूरत है हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। फुटबॉल पे आए थे आपस, लाइटर साइड की स्टोरी है, क्योंकि वर्दा को जो है सीरियस स्टोरीज अच्छी नहीं लगती सुबह सुबह। तो लाइटर मोड में होना चाहिए। आप सीरियस स्टोरीज देते हैं लेकिन लाइटर मोड में भी आपको रखना पड़ता है। तो तला फुटबॉल की स्टोरी है तो मेरे ख्याल से आप ज़्यादा यकीनन हम जानते हैं कि 2 टीमें इस वक्त, अब 4 जो आपके क्वार्टर फाइनल्स हैं वो हो चुके हैं, सेमीफाइनल्स का ऐलान हो गया है। 13 दिसंबर को ये सेमीफाइनल्स होंगे। डिस्कस करने के लिए मेरे साथ इस वक्त फुटबॉल को हैं साबिक पाकिस्तान के फुटबॉलर हैं गौहर जमान साहब। गौहर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। जनाब, ये बताइए कि एक सवाल है जो मैं इस वक्त हर एक्स फुटबॉलर या कोई फुटबॉल एक्सपर्ट हमारे शो पे आता है तो उससे पूछता हूँ, वो दिन कब आएगा जब हमारी टीम वर्ल्ड कप में होगी? देखिए, ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, लेकिन इसका अगर मैं जवाब देना शुरू हो तो आप लोग का प्रोग्राम का टाइम खत्म हो दे दे, थोड़ा सा दे दें, 10 सेकंड 20 सेकंड ले लें, कुछ तो बता दें, 1-2 प्रॉब्लम्स बता दें। गौहर साहब, मैं आपको बताऊं, सब वी हैव ईच एंड एवरीथिंग। अगर कतर जैसा मुल्क 50 लाख की आबादी में वर्ल्ड कप खेल सकता है तो 50 करोड़ या 40 करोड़ की आबादी का वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेल सकते? वी कैन डू इट। वी हैव टैलेंट, वी हैव ईच एंड एवरीथिंग, बट वी डोंट हैव एनी प्लान। वी डोंट नो हाउ टू मैनेज, वी डोंट नो हाउ टू प्लान, वी डोंट नो हाउ टू डेवलप द टैलेंट। हमारे लिए टैलेंट के लिए वो ट्रैक नहीं है, वो नहीं है। वी आर स्टिल फेल कि हम कैसे उस टैलेंट को इकट्ठा करके फिर उसको एक ट्रैक दें कि ये अगर आप इस ट्रैक पे जाओगे तो इस पे हम, और हमारा कोई विजन नहीं है। आपको सोलो, जापान जैसा मुल्क 40 साल पहले कह रहे हैं कि मैं 40 साल बाद इस प्रोसेस में होऊंगा कि मैं वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल या वो खेल सकूं। कनाडा ऐसा मुल्क 36 साल बाद ऑलरेडी वर्ल्ड कप खेल चुके, 36 साल बाद वो आकर वर्ल्ड कप खेल रहा है। बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, बड़ा वो है कि हम कब खेलेंगे। वी कैन प्ले, मैं ये नहीं कहता कि नहीं खेल सकते, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास ऐसे विजनरी बंदे हों जिसका 4 साल का वो ना हो कि वो 4 साल के लिए प्रेसिडेंट है, उसका 4 साल का विजन हो, उसका विजन 50 साल का हो, then we have ability to play in World Cup. अग्रीड। तो जमान साहब ये बताइएगा, फिलहाल कि अभी जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें जितनी भी बड़ी बड़ी टीमों के अपसेट सामने देखने में आए हैं, क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस की जा सकती थी? और मोरक्को जो सेमीफाइनल में पहुंच गया है उसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने न्यूज चैनल पे मेरा वो एक इंटरव्यू है, मैंने पहले दिन से कहा कि दैट्स वर्ल्ड कप विल बी फुल ऑफ ड्रामा। एनी टीम, कोई भी टीम लो रैंक और हाई रैंक की बात नहीं है, कोई भी टीम किसी भी टीम को सरप्राइज दे सकती है। और इसके सबसे बड़ी बड़ी मिसालें आपके सामने, सऊदी अरब ने फुटबॉल जायंट को सरप्राइज किया, ट्यूनीशिया ने सरप्राइज किया फ्रांस को, कैमरून ने ब्राजील को, जापान ने सरप्राइज दिया, मोरक्को ने सरप्राइज दिया, और स्टिल इज अ फुल ऑफ सरप्राइज। मैम, पहले वो जमाना था कि जब आपका यूरोप में फैशन चल रहा था तो हमें 1 साल बाद पता चल रहा था कि यूरोप में ये फैशन चल रहा है। आजकल बिल्कुल एक मॉडर्न, हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। हर बंदे को पता है कि मेसी का सेकंड हैबिट क्या है, अर्जेंटीना के डिफेंडिंग टैक्टिक्स क्या है, अर्जेंटीना के अटैकिंग टैक्टिक्स क्या है, अर्जेंटीना किस उस स्ट्रेटेजी से खेलती है। हर बंदे को, हर टीम को, हर प्लेयर को ये पता है, और इट्स वेरी इजी। तो किसी भी टीम को आपने ट्राइव करना और हर उस मतलब कोई वो मुश्किल बात नहीं है, हर बंदे को पता है। दूसरी ये कि इस वर्ल्ड कप में 5 चेंजेस हैं। हाई इंटेंसिटी गेम, इट्स लाइक अ वॉलीबॉल, एवरीबॉडी हैव टू अटैक, एवरीबॉडी हैव टू डिफेंस। आप देख लो मोरक्को, एवरीबॉडी बिहाइंड द बॉल। अच्छा, ये तो बताएं जमान भाई, रोनाल्डो भी चला गया, आपका दूसरा ब्राजील नेमार भी चला गया, बड़े बड़े अपसेट्स हो गए हैं। हु इज योर फेवरेट? मैं तो कहता हूँ मोरक्को जीते वर्ल्ड कप, मजा आ जाएगा।
मैं आप यकीन करो, मैं बिल्कुल एक दिली ख्वाहिश मेरी यही है कि मोरक्को जीते, लेकिन स्टिल आई एम विद मेसी, क्योंकि मेसी ने इतना फुटबॉल का करियर, इतना सुपीरियर करियर गुजारा ना, तो आई थिंक ये उसका एक हक है कि इसके करियर में ये वर्ल्ड कप भी हो। पापे को आपने इग्नोर कर दिया सर, आप लगता है सिर्फ चाय के साथ पापे खाते हैं। मैं आपको एक बताऊं, मैंने पहले दिन से कहा कि एम्बापे एंड मेसी दे विल बी, एम्बापे का जो एज है वो बड़ा खतरनाक 24 जो आपकी पीक है जो जिस टाइम, और उसको इस एज में ये वर्ल्ड कप मिल रहा है। उसका मजे की बात है कि 24 ईयर में उसका जो एक्सपीरियंस है, पीएसजी दुनिया की बेस्ट टीमों में आती है और इससे पहले वर्ल्ड कप का जीतना, वो एक बड़ा कॉन्फिडेंट, और एम्बापे का आप देख लो टॉप गोल स्कोरर इस वर्ल्ड कप में, नो डाउट के एम्बापे बड़ा डेंजर हर चीज है, लेकिन स्टिल आई थिंक कि फ्रांस के डिफेंस लाइन में लॉट ऑफ स्पेस, लॉट ऑफ वर्क, और मेसी और ये कैन सरप्राइज एनी टीम। थैंक यू सो वेरी मच गौहर जमान, साबिक फुटबॉलर पाकिस्तानी टीम के लिए आपने ये उम्मीद करते हैं कि आपने जो बातें बोली कि हमारे यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं है, प्लानिंग नहीं है, विजन नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है, इसलिए हम कभी फीफा वर्ल्ड कप खेल ही नहीं सकते। अल्लाह करे किसी को होश आ जाए, इंशाअल्लाह खेल लेंगे हम। लेकिन मोरक्को जीतेगा वर्ल्ड कप। हाँ, मैं भी मोरक्को के साथ हूँ कि मोरक्को को वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोले। तला मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि बी पॉजिटिव, हमेशा उम्मीद रखा करें। एक रिसर्च साबित हुई है, आपको बताऊं कि एक दिन आएगा कि पाकिस्तान भी दुनिया की बड़ी मईशत बनकर उभरेगा। देखें अब आप लेकिन अभी इसमें 50 साल का अरसा लगेगा। एक ताज़ा तरीन रिसर्च शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि गोल्डमैन सैचेस की तहकीक के मुताबिक 2075 तक दुनिया की छठी बड़ी मईशत बन जाएगा पाकिस्तान। और माहिरीन मईशत ने दी पाथ टू 2075 के उन्वान से रिसर्च में लिखा है कि 2075 तक मुमकिना तौर पर दुनिया की 5 बड़ी मईशतें चाइना, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, नाइजीरिया होंगी और पाकिस्तान का नंबर 6 होगा। अच्छा, ये गोल्डमैन सैक्स बहुत बड़ा नाम है, यकीनन ये रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं, रेटिंग्स भी ये जारी करते हैं, फाइनेंशियल रेटिंग्स भी ये देते हैं, लेकिन कैसे, इस सवाल का जवाब नहीं दिया उन्होंने। आप याद रखिए कि हर खबर जो पढ़ी जाए उसको मनोअन नहीं मानना चाहिए। डेली मेल ने भी माफ़ी मांग ली है खबर के ऊपर। इतने बड़े बड़े इदारे अगर अपनी खबर पे वापस जा सकते हैं तो याद रखिए कि ये रिसर्च रिपोर्ट्स, डायरेक्शन, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए और बहुत सारी जगहों पे लिफाफे देके भी छपाई जाती हैं। मैं नहीं समझता कि 2075 तक हम इकोनॉमिक पावर बनेंगे जब तक हम रोड मैप तैयार ना करें, नेशनल एक्शन प्लान की तरह नेशनल इकोनॉमिक प्लान तैयार ना करें, 6 महीनों की जगह एटलीस्ट 25-30 सालों की प्लानिंग ना करें। दुनिया 100 साल की प्लानिंग करती है। ये सिर्फ वर्ड्स हैं, वर्ड्स आर ऑल दे हैव टू टेक आवर हार्ट अवे। हमारा दिल बहला रहे हैं। आप भी एंजॉय कीजिए, पॉजिटिव होके सोचना चाहिए। हाँ, एंजॉय कीजिए। मेंशन किया हुआ है कि अगर हम अपने जो मनसूबाबंदी है हमारी उसको हम प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू हम अगर अकॉर्डिंग टू प्लान कर लें आगे की फ्यूचर प्लानिंग के लिए, तो हम भी एक अच्छी जो है वो इकोनॉमिक एज ए ग्रो कर। आखिरी बार आपने किस चीज के लिए प्लानिंग की थी? मैं तो, हम लोग तो प्लानिंग करते रहते हैं, अपनी पर्सनल चीजों की बात मुल्क की बात कर रहा हूं। मुल्क की आपने आखिरी बार प्लानिंग कब देखी थी? देखिए, मुल्क की प्लानिंग आपने आखिरी बार अभी लास्ट, यहाँ ना इलेक्शन की प्लानिंग है, ना बजट की प्लानिंग है। हर बजट खसारे में है। पिछला बजट 3,500 अरब के खसारे में था, वरना ये प्लानिंग थी। हमारा मुल्क है भाई, हम तो पॉजिटिव होकर सोचेंगे ना, हम तो अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं ना। अगर नहीं रखेंगे तो होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। वर्दा मैं यही कहूंगा कि इन खबरों का मतलब ये नहीं है कि आप रिलैक्स करके बैठ जाओ। 2075 पार्टियां हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। कल आपका ब्लड ग्रुप क्या है? सच पॉजिटिव। बी नेगेटिव तो नहीं है? नहीं, सच पॉजिटिव है। मैं सच बोलता हूँ, पॉजिटिविटी के साथ झूठ से परहेज करता हूँ। लेकिन आपके पास एक मेहमान है स्टूडियो में जिसका तारुफ कराना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते, आप कराइए तारुफ प्लीज। नहीं, आप कराइए वर्दा, लेडीज फर्स्ट। मैं मुझे पीछे रहना पसंद है। ओह माय गॉड। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं एक ऐसे टैलेंट थे जो कि डांस कोरियोग्राफर थे और रिसेंटली वो एक अवार्ड फंक्शन है, बहुत ही बड़े अवार्ड्स हुए, वहाँ पे एज ए असिस्टेंट डांस कोरियोग्राफर भी उन्होंने परफॉर्म किया है, वहाँ पे लोगों को डांस सिखाया है और साथ साथ वो सोशल मीडिया पे भी बहुत धूम मचाते हुए नजर आते हैं, खास तौर पे ट्विटर पे, यूट्यूब पे वो छाए हुए हैं। ऐसा क्या फॉर्मूला उनके पास है जो इतनी जल्दी वायरल हो जाते हैं? हम दिखाते हैं आपको कि उनकी किस तरह की कौन सी वीडियोस वायरल हुई हैं। ये कंटेंट भी खुद बनाते हैं। मरीन से बात जारी रखेंगे। अब्दुल्ला जावेद को शोहरत रातों रात मिली। भाई, उस रात को आपने कोई गलत काम तो नहीं किया था? नहीं, बिल्कुल मैंने कोई गलत काम नहीं किया था और जो मुझ में टैलेंट है मैंने वही किया था और खुशी इस चीज़ की है कि मैं अपने काम से ही मशहूर हुआ। क्या बात, मुझे इस चीज़ की ज़्यादा खुशी है। नहीं अब्दुल्ला, मैंने आपके डांस मूव्स देखे और आप
शुरू से ही डांस का शौक था कि आपने मुझे बताया कि पहले भी आप अपने मशहूर होने से पहले सोशल मीडिया पे पहले भी आप इंडस्ट्री में एज ए डांस कोरियोग्राफर ही काम कर रहे थे। आप मुझे जितनी भी वीडियोस मैंने देखी हैं उसमें आप डांस स्टेप्स ही, डांस मूव्स ही दे रहे हैं। इनफैक्ट मुझे उस गाने से चिढ़ हो गई है, मेरा दिल चाहता है कि अगर मुझे कोई गाना सुनाई दे तो मैं स्पीकर तोड़ दूँ, लेकिन फिर भी उसमें आपने जो डांस मूव दिए हैं इट्स रियली गुड। जी इनको ना तोड़िएगा, बस अभी मेहमान है हमारे यहाँ। हुआ कुछ ऐसा था कि मैंने भी साउंड देखा था, बहुत ट्रेंडिंग पर था और मैं एक शूट पर था, तो मैंने कहा यार मैं फ्री हूँ, कुछ बॉयज मेरे साथ थे, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं एक वीडियो ये मैं भी बना लेता हूँ। तो डांस ज्यादातर बॉयज के साथ करते हैं? बॉयज के साथ करता हूँ, गर्ल्स के साथ वो ऑन डिमांड होता है फिर। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। जो ग्रुप है मेरा वो बॉयज के साथ है। Okay. और बस ये सोचकर मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने कहा यार एक वीडियो मैं भी बना लेता हूँ इस साउंड के ऊपर, तो किसी ने वो साउंड डिलीट कर दिया फिर। तो मेरी जो वीडियो थी वो म्यूट हो गई, उसकी वॉइस म्यूट हो गई। फिर मैंने वो वीडियो दोबारा यूट्यूब से सॉन्ग उठाया, उसको एडिट किया, फिर वो मैंने 3 दिन बाद में लाहौर गया था किसी काम से, तो फिर वहाँ मैंने वो पोस्ट की और फिर वो मुझे खुद नहीं पता वो इतनी वायरल हो गई, क्योंकि जो पाकिस्तान में दूसरी वीडियो है इंडिया से, बांग्लादेश से और श्रीलंका से, पाकिस्तान से जो प्यार मिल रहा है मुझे, वो इस साउंड के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि बनिस्बत एक लड़की वायरल हुई, फिर उसके बाद एक बॉय वायरल हुआ। प्यार का आप करते क्या हैं? डांस मूव्स बहुत अच्छे हैं। यार मेरा टेक्निकल सवाल आप खा गए। नहीं, इतने प्यार का आप करते क्या हैं जो आपको मिल रहा है सारा? ये प्यार जितना मिल जाए कम है। कम है? जी बिल्कुल। हवस तो नहीं है ये? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। ये प्यार ये वो है, आपको पॉजिटिव रखता है ये प्यार, और आप गलत चीज़ों से बचते हैं। आप ये बताएंगे वो जो पुराने जमाने के पाकिस्तानी फिल्मों में डांस होते थे, आप उस तरह के नहीं करते डांस? वो कुंडी ना खड़का पे जो होता था वो। मैं समझ गया, निशाना डस डस वजदा। डस डस वजदा। यस, बट वहाँ का भी हमारा सेंस नहीं है, वो बड़े उस्ताद लोगों ने करवाया है। बट अब्दुल्ला, आप किस तरह का डांस पसंद करते हैं? आपको खुद से शौक है, जैसे आपने कहा कि आप वर्ल्ड फंक्शन में भी एज असिस्टेंट कोरियोग्राफर रह चुके हैं। वैसे जो मैं डांस करता हूँ, वैसे हर फॉर्म में हम लोग परफॉर्म करते हैं। किसको फॉलो करते हो? मैं जो फॉलो करता हूँ वो पाकिस्तान में मेरे टीचर हैं, उस्ताद निगाह हुसैन, वहाब शाह, मैं इनको फॉलो करता हूँ। सिकंदर भाई हैं, खुर्रम भाई, बहुत सारे लोग हैं, काफी लोगों से सीखा है तो यहाँ तक पहुंचे। तो बेसिकली किससे सीखा? आपके टीचर कौन थे? वैसे तो गॉड गिफ्टेड था, मैं कोई टीचर नहीं था, ऐसे ऑडिशंस देने के लिए निकल जाया। अब्दुल्ला, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। हम आपकी काम की बात तो बहुत कर ली, आपकी टीचर्स की बात भी बहुत कर ली। कैसे खानदान में पैदा हुए, कैसा चाइल्डहुड, बचपन कैसा गुजरा, पढ़ाई की नहीं की या फेल होते रहे? पढ़ाई की, बिल्कुल। इस फील्ड में रहते हुए पढ़ रहे हैं, साथ साथ चल रही हैं चीज़ें। और खानदान मेरा जो बैकग्राउंड है वो माशाल्लाह सब टीचर है। अच्छा, एक्सेप्ट नहीं करता। कराची में पैदाइश हुई है? पैदाइश मेरी कराची की है, भादराबाद की। माशाल्लाह। वैसे अब्बू मेरे सिंध के हैं, अम्मी मेरी पंजाब की हैं, भावलपुर की। क्या बात। और खानदान में कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करता। सिंधी पंजाबी दोनों आती हैं? नहीं आती, मुझे दोनों नहीं, समझ आती है। समझ आती है। समझ आती है। तलहा खुश होगा, तलहा जिंदगी, तलहा कहने की दोनों आनी चाहिए थी, अम्मी अब्बू को दोनों सिखानी चाहिए थी। मैं वैसे मीरपुर खास में मैं रहा हूँ, मेरा बचपना मीरपुर खास में गुजरा है, भावलपुर में गुजरा, तो मैं मीरपुर खास से पढ़ा भी हूँ और शाह अब्दुल लतीफ कॉलेज के अंदर मैं वहाँ पढ़ाई कर रहा, इंटर मैंने वहीं से किया है। भाई लास्ट मिनट में पूछूंगी कि आप डांस करके दिखा सकते हैं, कोई भी डांस मूव, कोई गाना प्ले करवा दें। गाना लगा दें, जल्दी से कोई गाना प्ले करें और मैं चाह रही हूं गाना प्ले करने में आपने प्रोड्यूसर साहब को थोड़ा वक्त लग कोई जाएगा। मसला नहीं है। एक कोई डांस मूव तो हो जाए ना, कोई एक इजी स्टेप, कुछ एक कैसे आमद होती है डांस। टेबल हिलानी पड़ेगी ना, अगले को जगह भी चाहिए। नहीं बहुत है, बहुत है। आप माइक निकाल दें ताकि फिर आपसे कोई हम डांस स्टेप्स, डांस मूव्स कुछ दिखवाएं आपकी। हर किसी की कोई सिग्नेचर डांस मूव होती है, आपकी क्या है? आप करके दिखाइए। मैं अपनी डांस मूव दिखाऊं सिग्नेचर। देखिए अगर अमूमन हम कोई वेडिंग को, देखिए आप बोल नहीं सकते, डांस दिखा दें कि आपका माइक उतरा। अच्छा मेरी आवाज है, क्या स्टेप करूं मैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 7 8। वाओ, प्लीज बैठे। थैंक यू, जबरदस्त अब्दुल्ला, थैंक यू सो वेरी मच। अब्दुल्ला जावेद हमारे शो पे आए, शो को चार चांद लगाए, अपनी डांसिंग स्किल्स भी दिखाएं। अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे हम गैस लोड शेडिंग की। सनअतों के लिए लोड शेडिंग का फैसला इसलिए हुआ था कि घरेलू सार्फिन की मुश्किलात कम हो सकें, लेकिन हुकूमत मसला हल करने में कामयाब नहीं हो पाई। 3 बड़े शहर कराची, रावलपिंडी और कोयटा सबसे ज्यादा इस वक्त मुतासर है। रावलपिंडी में एलपीजी भी महंगी और नायाब होने के बराबर है, घरों में लकड़ियां जलाकर खाना पकाया जा रहा है। कोयटा में भी यही सूरत हाल है, जबकि कराची में मामला यह है कि गैस प्रेशर इतना कम है कि बुलंद इमारात में मुकीम अफराद तक गैस की सप्लाई नहीं हो पा रही। जो सेकंड फ्लोर पर भी रह रहे हैं वो भी गैस यूज नहीं कर पा रहे। आयशा मंजिल हो, हैदरी हो, डिफेंस, कराची के पोश इलाकों में भी
लोग LNG के सिलेंडर लेने पर मजबूर हो गए हैं। हैरत की बात यह है कि जो ये गैस सप्लाई करने वाले इदारे हैं, जो इलीगल गैर कानूनी गैस के कंप्रेसर लोगों के घरों में लगे होते हैं, उनको भी खत्म करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। और अफसोस की बात यह है कि जैसी गैस महंगी होती है तो कोयला, लकड़ी, जो मुतबादिल जराए होते हैं आग जलाने के, वो सब नापैद और महंगे हो जाते हैं। सो ऑफकोर्स हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां निभाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और तला अवाम इस वजह से परेशान भी बहुत ज्यादा है कि जब घर में गैस नहीं है तो बार बार होटल से खाना मंगवाना पहले रोटी कपड़ा मकान था, अब बिजली गैस पानी है। मंगवाना ये हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है आसानी से। खैर तो हुकूमत को सोचना चाहिए। इस पर हम अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी एटलीस्ट घरों तक तो गैस पहुंचाए ताकि खाने के मसाइल हल हो सकें। बहरहाल एक ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं आपसे। रोटी कपड़ा मकान, बिजली गैस पानी, अल्लाह रहम फरमाए। ब्रेक लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपसे शेयर करें कि वफाकी हुकूमत का यकसा तालीमी निसाब का नफाज जो है वो खटाई में पड़ गया है। जो गवर्नमेंट की अदम तवज्जी की बाइस की वजह से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा कॉन्सनट्रेट करते कि तमाम जो करिकुलम है वो सेम हो तो पढ़ाई हमारे यहाँ की एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो सकता था। यकसा तालीमी निसाब यानी सिलेबस हर जगह एक जैसा हो, यकीनन ये भी एक अच्छी ख्वाहिश है, लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ऐसी है कि तालीम है ही नहीं काफ़ी जगहों पे। 2013 में सिंध हुकूमत ने फैसला किया था फ्री तालीम होगी सबके लिए, आज तक नहीं मिली। सिंध में हज़ारों की तादाद में गोस्ट टीचर्स हैं, तनख्वाह उठाते हैं, कुछ नहीं होता। अपग्रेड, जिद्दत, तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने की बात तो खैर में करनी चाहिए, लेकिन सैडली हमारी ग्राउंड रियलिटी इतनी खौफनाक है कि तालीम का मयार ऐसा है कि जब किसी का कोई गांव से एक MPA बनता है या MNA बनता है तो वो अपने गांव में स्कूल नहीं बनाता, अपने दुश्मन के गांव में स्कूल बनाता है, क्योंकि अगर मेरे गांव में स्कूल बन गया तो लोगों में शऊर आ जाएगा, मुझे वोट देना बंद कर देंगे। अपने मुकाबले के गांव में स्कूल बनाता हूं ताकि उसको लोग वोट देना बंद कर दें। इस तरह की मेंटेलिटी हमारे मुल्क में मौजूद है, जिसकी वजह से कभी तालीम आगे बढ़ नहीं पाएगी। मेरे साथ दो बड़े प्यारे एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं। मेरे साथ हैं सलमान मुस्तफ़ा बसीर, उमर अल्ताफ। आपका ताल्लुक अल्फा एजुकेशन नेटवर्क से है, एजुकेशन के निज़ाम में बेहतरी आप लाना चाहते हैं। अब बताइएगा, टेल अस अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन अल्ताफ साहब। बेसिकली अल्फ़ा एजुकेशन नेटवर्क में 3 प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं। एक है अल्फ़ा स्कूलिंग सिस्टम जो कि ग्रेड 1 से लेकर A लेवल्स कॉलेज तक है, एंड देन इट कम्स एस्टर स्कूल जो कि प्री नर्सरी टिल ग्रेड 9th है, एंड द नेक्स्ट स्कूल जो कि बेसिकली लो फी मॉडल स्कूल के ऊपर हमने बेस किया हुआ है। अच्छा, आपका स्कूल सिस्टम, अभी हम डिस्कशन भी कर रहे थे कि आपका स्कूल सिस्टम बाकी जो स्कूल सिस्टम एजुकेशन सिस्टम है उनसे बहुत डिफरेंट है। आपने कहा कि आपका नो ट्यूशन एक जो एक है कि अब बच्चा ट्यूशन नहीं जाएगा आपके स्कूल से, उसके बारे में बताएं कि किस तरह से। देखिए, ट्यूशन सबसे पहले तो इस बात को देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद ट्यूशन। एंड जनरली व्हाट आई फील, मैंने खुद अराउंड 20 ईयर्स हो गए मुझे पढ़ाते हुए, एंड आई पर्सनली फील दैट 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो ट्यूशन जाते हैं। एक वो है जिनको वाकई एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और एक वो होते हैं जो कि एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं होती है लेकिन कुछ हमारे यहाँ माहौल ऐसा बन गया कि वो फिर भी ट्यूशन पे जा रहे होते हैं। सो सबसे पहले जो स्कूल सिस्टम होना चाहिए उसके लिए उसको सबसे पहले इस तरह के पॉलिसीज़ लगानी चाहिए ताकि लोगों को डिटर तो कर सकें। ये देखो, इसके बगैर भी हो सकता है, इस अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। सो ये जो मेन पर्पज़ है पॉलिसी लगाने का कि भाई ट्यूशन अलाउड नहीं है, ये इसका पहला स्टेप ये है कि वो स्टूडेंट्स जो कि पीयर प्रेशर के अंदर या क्लास के सारे बच्चे ट्यूशन पे जा रहे हैं, अनसर्टिनिटी की वजह से ट्यूशन पे जा रहे होते हैं, तो सबसे पहले तो उनको रोका जाए। और उसके बाद जो अगला स्टेप इसके अंदर है वो ये है कि इस तरह के स्टूडेंट जो कि वाकई स्ट्रगल करें, फिर उनको विद इन स्कूल आवर्स सपोर्ट प्रोवाइड की जाए कि उनको ट्यूशन की ज़रूरत ख़त्म हो जाए। ये बताइए, अब यकीनन ट्यूशन की हमने पहले बात कर ली, मेरी नज़र में पहले कंप्लीट सिस्टम की ओवरऑल एक लुक लेना चाहिए हमें। ये बताइए अब अल्ताफ साहब, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस फील्ड? सिंस 10 years। 10 years। तो यानी कि मुस्तफ़ा भाई जो हमारे 20 साल लगा के ज़्यादा सीनियर है। मुस्तफ़ा, आपसे सवाल पूछता हूँ, ये मैं सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि मैं तकरीबन 2007-8 से सहाफ़त में हूँ, जर्नलिज्म में हूँ। उस वक्त से मैं ये खबरें देख रहा हूँ कि जब भी 9th मैट्रिक के इम्तिहान होते हैं तो खुल्लम खुल्ला फर्रे चीटिंग होती है। मैट्रिक से लेकर इंटर तक आप इजीली चीटिंग करके पास हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में बड़ी तादाद में लोग पढ़े लिखे जाहिल कहलाते हैं। एजुकेशन उनको मिली भी होती है लेकिन वो उसको अपनाते नहीं अपनी सोसाइटी में, अपनी लाइफ में, अपने घर में। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए और आपकी नज़र में और कौन से ऐसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं? देखिए, सबसे पहले माइंडसेट का मामला है। सबसे पहला माइंडसेट का मसला है। जिस तरह एक बड़ा जो है ना वो एक प्रिंसिपल है, इसको कहते हैं गोल्ड हार्ट्स लॉ, दैट व्हेन अ मेजर बिकम्स अ टारगेट इट सीजेस टू बी अ गुड मेजर।
जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं ना कि जी ग्रेड जो है वो असल में आपकी पढ़ाई का मेजर नहीं है, बल्कि आपने उसे टारगेट बना लिया कि जी मुझे तो 90% चाहिए, मुझे तो 95% चाहिए। सो इन दैट प्रोसेस आप बहुत चीज़ें पीछे छोड़ देते हैं। इससे होता ये कि ये जो आपने चीटिंग की बात की कि लोग इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि आप मैथ कितनी जानते हैं, बल्कि लोग इस बात में इंटरेस्टेड है कि आपका मैथ में A ग्रेड है, इसलिए वो चीटिंग भी करेंगे। और ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ एक स्कूल के अंदर से निकल के नहीं आ रहा, इनफैक्ट एक सोशल प्रॉब्लम है, इट्स अ मूव, एक सोशल ड्राइव है कि भाई व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी। सोसाइटी एजुकेशन से क्या एक्सपेक्ट करती है कि स्कूल क्या होगा, एजुकेशन क्या है। दे थिंक एजुकेशन जो है ना वो एक इट हैज़ टू बी अ सक्सेस स्टोरी, कि एक बंदा स्कूल जा रहा है तो वो सक्सेसफुल निकल के आएगा। एक्चुअली इट्स सपोज टू बी अ जर्नी जिसमें आप चीज़ें सीखें, कुछ अच्छे बेहतर इंसान बने। तो पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम तो बहुत नीचे से आ रहा है। अच्छा, जहाँ तक रही ये बात कि एजुकेशन में इस वक्त मेन मसला क्या है, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, कि एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ जो एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी में, उसमें इतना बड़ा फ़र्क है कि वो लोग जो ऑलरेडी जानते हैं अहमियत एजुकेशन की, उनके पास एजुकेशन हासिल करने की अपॉर्चुनिटी भी है, और वो लोग जो उसकी अहमियत नहीं जानते उनको ना तो अहमियत पता चल रही है, ना ही उनके पास ये अपॉर्चुनिटी। तो इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? हम इतने एडवांसमेंट के दौर में हैं, हम चाहते हैं कि सब चीज़ एडवांस हो, तो हम एजुकेशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं आज के दौर के हिसाब से? क्योंकि हमारे यहाँ तो देखा जाता है कि जी आप बच्चों के साथ साथ केजी के बस्ते लाद दें उनके ऊपर, या फिर रट्टाफिकेशन के ऊपर उनकी मार्किंग होती है। जैसे कि अभी आपने कहा कि वो जब तक रट्टा जो उन्होंने लगाया वो नहीं लिखेंगे, उनके ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, एक टू वे प्रोसेस होना चाहिए। एक तरफ सारे तालीमी इदारों को भी मिलकर काम करना है, दूसरी तरफ एक काउंसलिंग की भी ज़रूरत है। और ये प्रॉब्लम जो है ना वो एक जैसे सलमान ने कहा कि सोसाइटी की तरफ से आ रहा है, वैसे पेरेंट्स के भी माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊं, हमारे सिस्टम के अंदर जो है वी हैव अ वेरी लेस और नो होमवर्क पॉलिसी एंड अ नो ट्यूशन पॉलिसी। एंड द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट कि हम ये चाह रहे हैं कि बच्चा जब घर पे जाता है ना, तो वो बच्चा जाकर वो टाइम अपने पेरेंट्स के साथ गुजारे। जब बच्चा घर जाता है तो वो टाइम जो है वो बच्चा बेसिकली अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के ऊपर जो है वो स्पेंड करे, वो बास्केटबॉल खेले, क्रिकेट के लिए जाए, नेट प्रैक्टिसेस के लिए जाए या जिम जाए। एंड होता क्या है, इट्स दी अदर वे अराउंड। बच्चा आता है 2 बजे के बाद आने के बाद जो है वो कारी साहब से पढ़ता है, कारी साहब से पढ़ने के बाद जो है उसकी ट्यूशन होती है, ट्यूशन्स के बाद जब वो आता है तो 8 बज जाते हैं। अब एक बच्चा जो सुबह को 6:30-6 बजे उठा हुआ है और वो 8 बजे जब वापस घर आता है तो मेंटली उसको लग रहा होता है उसने बहुत पढ़ लिया है आज के दिन, और उसके घर वालों को भी ये लग रहा होता है कि मेरा बेटा बहुत मेहनत कर रहा है। लेकिन अगर हम पूरे दिन का जायजा लेना तो आधा टाइम तो सिर्फ आने और जाने में और ट्रैफिक के अंदर जो है वो ज़ाया, और हमारे रोड्स का हाल और सब तो आपको पता है। वेरी वेल सेड। आपके पास क्या सोल्यूशन है? लो फी मॉडल भी आपका आपका जो लो फी मॉडल है, मैं जानना चाहूंगा कि उसमें आप कितनी कम फीस ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद आपके सिस्टम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं पर वो डरते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। देखिए, जो हमारा लो फी मॉडल है बाय द नेक्स्ट स्कूल, देखिए एक बात पता है, लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप शायद इस बात को समझें कि एजुकेशन पूरी दुनिया में इज़ अ हाई कॉस्ट एक्टिविटी। बड़ा बिजनेस बन चुका है। नो, आप गलत समझे। हाई कॉस्ट, आई एम नॉट सेइंग हाई प्राइस। पेरेंट्स से पूछो ना भाईजान, बड़ा बिजनेस है। देखिए, जहाँ एजुकेशन फ्री भी है ना, वहाँ पे भी वो बहुत कॉस्टली है। अब उसे कोई और पे कर रहा है, ये एक और मसला है। गवर्नमेंट उसको पे कर रही है, गवर्नमेंट पे कर रही है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना इज अ हाई कॉस्ट एक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है आपको प्रोफेशनल्स चाहिए, और उसके अंदर देखिए जब आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, तो आपने एक बार एक कैपिटल इंस्टॉल कर दिया और उस कैपिटल के ऊपर आप बार बार प्रोडक्शन करते रहेंगे। बट अगर आप सर्विस सेक्टर में आते हैं तो आप जो सिनेरियो वो डिफरेंट है बिजनेस करने का, बिकॉज यू हैव पीपल कमिंग इन एंड यू हैव टू सर्विस देम। देखो, अब अगर रेस्टोरेंट बिजनेस में कोई बैठा ना तो हर रोज हर थोड़ी देर बाद नया बंदा आता है, बट विद स्कूल यू गेट अ कमिटमेंट फॉर 12 मंथ्स। तो इसलिए वहाँ आपको क्वालिटी जिस तरह मेंटेन करनी है, इट्स नॉट अ वेरी, इसको जहाँ जो भी करेगा वो हाई कॉस्ट मॉडल पे ही काम करेगा। अब इसका एक तरीका हमने निकाला कि अगर हम लोग इसको आउटसोर्सिंग और फ्रेंचाइज बेस्ड मॉडल में जाते हैं तो एक जो सेंटर है वो उसको एक बड़े स्केल के ऊपर चीज़ें जनरेट कर सकता है, जहाँ पर वो उसकी कॉस्ट को बहुत बड़े स्केल पे डिवाइड कर सकता है, और फिर उसको जो है वो स्मॉल स्केल के ऊपर फ्रेंचाइज करना शुरू कर दे। दैट इज़ द मॉडल ऑफ नेक्स्ट स्कूल, कि हमें वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिले इन करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर। हम अपनी पब्लिशिंग हाउस खुद बनाया, हमने अपनी किताबें खुद बनाते हैं। बहुत बड़ा अलमिया है, छोटे बच्चों को हम किताबें पढ़ा रहे होते हैं जिसके अंदर उनका ऐसा कल्चर नज़र आ रहा होता है जो उनका नहीं है। इसलिए हम कहते हैं छोटे बच्चों को जो रीडर्स भी मिलेंगे वो हम खुद लिखेंगे, सो दैट उनको जो उनके अतराफ चीज़ें नज़र आ रही हैं वो नज़र आनी चाहिए, उनकी सराउंडिंग में। तो हम किताबें भी खुद लिखेंगे, हम डेली लेसन प्लान बना के देंगे। हम मानते हैं हमारे पास टीचर ट्रेनिंग के अच्छे प्रोग्राम्स नहीं है, तो हम वो टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम सेंट्रली रन करेंगे। हम
एंड विद दैट हम टीचर को डेली लेसन प्लान देंगे कि भाई आप क्लास में जाओगे तो वो क्या पढ़ाना है, सो दैट हम एक कोहेरेंट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। अब इसके अंदर क्योंकि हम मैट्रिक बोर्ड के साथ भी काम करें, हम ओ लेवल्स के साथ भी काम करें, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इससे पहले हमारी बात हुई थी रोट लर्निंग वाली बात, ये इस तरह पे चीटिंग की बात की, तो बहुत सारे लोग मैट्रिक सिस्टम में नहीं जाना चाहते, बट ओ लेवल क्योंकि इन इट सेल्फ एक महंगा तालीम है, तो हम चाहते हैं कि उसको भी ऐसे डिवाइड करें कि अफोर्डेबल हो। मैट्रिकुलेशन बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म ही होता चला जा रहा है, सब लोग ओ लेवल्स की तरफ ही आ रहे हैं, जो अफोर्ड नहीं भी कर सकता है वो भी किसी ना किसी तरीके से अपने बच्चे को ओ लेवल्स में डाल रहा है। Exactly. बहुत सारे पेरेंट्स, अच्छा मैं ना, हम लोग क्योंकि इंटरव्यूज़ ले रहे होते हैं पेरेंट्स के और बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यूज़ ले रहे होते हैं, तो मैंने रिसेंटली एक देखा कि हर बंदे की सोच अब ये हो गई है कि, और ये अच्छी बात है कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छी तालीम दूँ, मैं अपने ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, मैं अपने एक्सपेंडिंग के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, लेकिन मैं बच्चे को अच्छी तालीम दूँ। तो ये एक तरीके से एक चीज़ अच्छी है, पॉजिटिव है पेरेंट्स के ऊपर, लेकिन अगर इसके बदले में पेरेंट्स को वो चीज़ मिल जाए जो वो चाह रहे हैं, सो दैट वुड बी समथिंग वेरी गुड। तो आपके स्कूल सिस्टम में आप ऐसा क्या सोल्यूशन लेके आए हैं? लो फी मॉडल मुझे नहीं बताया आपने, आप कितनी कम फीस ले रहे हैं? जी हमारा जो असल में वेरिएशन उसमें आती है कि अगर मैट्रिक बोर्ड है तो हम लोग 3 to 4,000 के ब्रैकेट में चल रहे हैं। अब उसके अंदर ये होता है कैंपस वेरिएशन होती हैं, कुछ कैंपस जो है ना वो कहते हैं कि कितने कैंपस हैं आपके? राइट नाउ देयर 5 कैंपस ऑफ ओनली नेक्स्ट स्कूल, बाकी जो अल्फा और नेस्टर है वो अलग है। और ज़ाहिर है जिस तरह अभी हमें 1 साल हुआ है इसको अनाउंस किए हुए, 1 साल में 5 कैंपस हैं, वी आर प्लानिंग टू ग्रो टू 10 कैंपस हो इंशाल्लाह इन द कमिंग ऑगस्ट। सो जो मैट्रिक स्कूल्स हैं वो 3,000, 4,000 या 5,000 तक जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए जो सबसे बड़ी कॉस्ट इस वक्त कराची में ऑपरेट करने की है ना स्कूल, वो रेंटल कॉस्ट है। जी हाँ, किराया मार देते हैं। तो अब आप अगर एक फीस सब लोगों पे अप्लाई कर देना कि जी क्लिफ्टन में जो ऑपरेट कर रहा है उसको भी इतनी चार्ज करनी है और नॉर्थ कराची में जो ऑपरेट कर रहा है उसको भी चार्ज करनी है, प्रॉपर्टी की कीमत क्लिफ्टन में ज्यादा है ना, समझे ना, वहाँ 10 करोड़ है, वहाँ 2 करोड़ है, वो बोलेगा 10 करोड़ के हिसाब से किराया लूँ। बिल्कुल, तो आपको एक वेरिएंस निकालनी पड़ेगी सो दैट आपके सामने जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं वो भी उनके लिए फीजिबल रहे। देखिए अगर ये फीजिबल रहेगा ना, मैं हमेशा मैं जनरली ये कहता हूँ कि वो कहते हैं जहाज में कि किसी और को फेस मास्क लगाने से पहले खुद तो लगाओ, सही है, तो इसलिए पहले वो वायबल होगा, वो फीजिबल होगा, तो फिर वो की मदद कर सकेगा। अच्छा आपने मुझे मैट्रिक का बता दिया कि 3-4,000 रुपीस, ओ लेवल्स का करना चाहिए। ओ लेवल्स के अंदर जो हमारा ब्रैकेट है वो तकरीबन 8 to 12 के बीच में जाता है, फिर भी अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल है बहुत। अच्छा मैं आपसे पूछ रही थी कि सोल्यूशन क्या है आपके पास इसका आपके स्कूल सिस्टम में, और आप मुझे कुछ बताए थे आपके स्कूल सिस्टम के बारे में जहाँ बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटी का भी ख्याल रखा जाता है, टाइमिंग्स है नाजरा के लिए भी जो है वो प्रॉपर अलग-अलग टाइमिंग्स होते हैं। हमारा जो स्कूल ऑपरेट होता है ना, दैट ऑपरेट्स फ्रॉम 7:45 इन द मॉर्निंग टिल 3 o'clock, एंड उसके अंदर हमने ये जो डिज़ाइन किया है वो यही किया है कि हमारी कोशिश है कि बच्चा हर चीज़ स्कूल में करके जाए, तो इसलिए नाजरा की क्लासेस भी होती हैं और डेली स्पोर्ट्स है। अच्छा ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको बताऊं कि अगर आपको याद हो कि जब आप भी स्कूल में थी, मैं स्कूल में था, तो हमें हफ्ते में एक दिन पीई पीरियड मिलता था, एंड उस दिन की एक्साइटमेंट अलग होती थी कि नहीं कल तो मेरा स्पोर्ट्स का पीरियड है, और उस एक दिन पहले वो दिन छुट्टी नहीं करनी होती थी बच्चे। अच्छा हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं, हमारे यहाँ पर डेली स्पोर्ट्स है। तो जब डेली स्पोर्ट्स हो रही है ना, तो बच्चे को रोजाना स्कूल जाने की एक मोटिवेशन है कि यार मेरा कल स्पोर्ट्स का पीरियड होगा, कल मेरा स्पोर्ट्स का एक यूनिट होगा, तो दैट इज समथिंग हो रहा है प्रॉपर अकॉर्डिंगली। एग्जैक्टली। अच्छा अब हमारे पास जो ट्रेनर्स हैं वो भी सारे प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो फुटसॉल के हों या बास्केटबॉल के हों या क्रिकेट के हों, तो इससे भी ना बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है। वरना मुझे याद है जब मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ पर जब हमारा स्पोर्ट्स का पीरियड एक तो हफ्ते में एक दिन होता था और उसमें ग्राउंड नहीं था, एंड जब होता था तो क्या होता था, हमें बैट और बॉल दे दिया जाता था, बोला अब खेलो। अब किसी को बॉलिंग आ रही है, बैटिंग आती है नहीं आती, फुटबॉल आता है नहीं आता, बस वो सब मार रहे हैं, सब बॉल के पीछे भाग रहे हैं, तो ये यहाँ पर नहीं हो रहा। मेरी रिक्वेस्ट है सर, देखिए क्रिकेट उन्हीं मुमालिक में खेली जाती है जहां मलका बरतानिया ने राज किया, जहां गुलाम पाए जाते थे, और हमने आज क्रिकेट की ऐसी गुलामी की है कि हम ना हॉकी है, ना स्नूकर है, ना स्कॉश है। मेरी गुजारिश ये है दूसरे खेलों के ऊपर भी जोर दीजिएगा, खासतौर पे किक बॉक्सिंग, MMA, कॉम्बैट स्पोर्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और बड़ी तब्दीली आती है बच्चों में स्पोर्ट्स से। आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी करते हैं सलमान, बताइए। हम लोग जो है वो जो नॉन कंटेम्प्रेरी स्पोर्ट्स बन गए हैं अपेरेंटली, हालांकि हैं तो नहीं, लेकिन उसके ऊपर हमने बहुत काम किया। जैसे टेक बॉल को पाकिस्तान में अल्फा एजुकेशन नेटवर्क ने लॉन्च किया है, एयर बैडमिंटन को अल्फा ने लॉन्च किया है। इसके अलावा अब तक हम 2 नेशनल कॉम्पिटिशन्स अल्फा होस्ट कर चुका है, वन वॉज फॉर डॉज बॉल एंड द अदर वॉज फॉर जिमनास्टिक्स। जिमनास्टिक्स पे बहुत हेवीली इन्वेस्ट करें। इस तरह किक बॉक्सिंग की आपने बात की, जो किक बॉक्सिंग के मॉड्यूल्स हमारे पास बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से ग्रेड 1 से स्टार्ट होते हैं। इस तरह वी ऑफर प्रॉपर बॉक्सिंग जो कि हम कॉलेज लेवल पे भी कराते हैं, जिसके अंदर वी हैव वो एक कोच है जो सिर्फ बॉक्सिंग कराते हैं।
चाहिए। इसके अलावा रोइंग और इस तरह के जो रोइंग ये सारे स्पोर्ट्स जो है ना वो साथ साथ चलते रहेंगे। देखिए जिस तरह मैंने कहा ये एक हाई कॉस्ट मॉडल है, हर कोई नहीं कर पाएगा इसमें। यू कांट ऑलवेज से कि हर स्कूल को ये करना है, ये हर किसी के लिए करना पॉसिबल नहीं, लेकिन जिसके हाथ में है वो कर सकता है। एंड वी हैव इन हाउस स्विमिंग एज वेल, सो दिस इज आल्सो कराची का जो स्पोर्ट्स स्कूल और कॉलेज लेवल का इस वक्त जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कंपटीशन है वो अल्फा होस्ट करता है। इट्स कॉल्ड द अल्फा स्पोर्ट्स फेस्टिवल। ऑल द बेस्ट टू यू जी। मैं समझता हूँ आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फ्रॉम अल्फा एजुकेशन नेटवर्क, सलमान मुस्तफ़ा बसीर साहब एंड उमर अल्ताफ साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू और उम्मीद करता हूँ कि बाकी भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसी तरह के नक्शे कदम पर चलें, लो कॉस्ट मॉडल्स भी लेकर आएँ, स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करें और ये ट्यूशन व्यूशन बच्चों की जान छुड़ाएं, रहम खाएं बच्चों पे जिस तरह अल्फा वाले खा रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे कि अब कहते हैं कि ये कहावत है बहुत मशहूर कि शौक का कोई मोल नहीं होता, और ऐसे ही हमें देखने में मिला है और आपसे शेयर भी कर रहे हैं कि लाहौर में सहाफत करने वाली एक खातून ने अपने ही घर में एक छोटा सा कैफे बना लिया है और हालिया दिनों में उनके उस कैफे की वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। बना रही हैं, शेफ वर्दा नहीं बना रही। मैं मॉर्निंग शो कर रही हूँ, मेरे लिए इतना काफ़ी है ना, हैप्पी विद इट। तो रबाब बतूल आज हमारी मेहमान है, उनसे चिट-चैट करेंगे और जानेंगे कि भाई कि उन्होंने एक कैफ़े कैसे शुरू किया और सहाफ़त को क्यों छोड़ा। रबाब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रबाब, वेलकम टू दुनिया बोल है। रबाब ये बताइए कि सहाफ़त छोड़ने की वजह क्या थी? ठीक है कि आपका पैशन है कुकिंग, लेकिन बिल्कुल छोड़ के आपने अपने घर पे ही कैफ़े बना लिया। कहीं आपकी सैलरियाँ तो नहीं डूब गई थी? ऐसा होता है मीडिया में। नाइस नाइस, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले मैं बोलकर थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। और ये है कि मैंने सहाफ़त बिल्कुल छोड़ी नहीं है। मेरा पैशन है सहाफ़त भी, और मीडिया को मैं बिल्कुल कट ऑफ नहीं हूँ। इंशाल्लाह ताला कम बैक करूँगी मीडिया में। लेकिन ये है कि उसके साथ साथ जैसे कहते हैं ना कि टैलेंट इंसान में होना चाहिए कोई। मुझे मेरे बचपन से कहा जाता था कि मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, आवाज़ अच्छी है, पेंटिंग अच्छी कर लेती, लेकिन ये ज़रूर है कि मुझे अपने ये इस टैलेंट का नहीं पता था कि मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ। शौक था लेकिन कभी अंदाज़ा नहीं हुआ। लेकिन तो ये शादी के बाद अंदाज़ा हुआ कि बहुत अच्छी कुकिंग करती हो? तो यार किसने कहा, किसने मशवरा दिया कैफे बनाने का? नहीं एग्जैक्टली ये मुझे शादी के बाद अंदाज़ा हुआ। शादी से पहले ये होता था कि क्योंकि जॉब भी कर रही थी, साथ में मेरी एजुकेशन भी थी, तो ऐसा होता था कि महीने में या हफ्ते में एक दफ़ा डिफरेंट सी रेसिपी निकाली और उसको ट्राई कर लिया। अच्छा रबाब ये बताइए आप कौन से शहर में हैं, आपका खाना लोग कैसे खा सकते हैं, कहाँ से हम ऑर्डर कर सकते हैं, कुछ डिटेल्स गाइड कीजिए। उसको पूरा बोलने में मुझे बेचारी कहानी सुना रही थी अपनी। कोई बात नहीं, वक्त का मुकाबला सख्त। ऐसा है कि लाहौर शहर में मेरा ये एक छोटा सा कैफे है बस्तामी रोड पे, और व्हाट्सएप पे भी मेरा एक बिजनेस अकाउंट चल रहा है। इसके अलावा फेसबुक पे मेरा फूडसी कुक्सी के नाम से पेज है, उस पर भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरी एक वेब पेज है, वो भी चल रहा है। तो इस तरीके से है कि बेसिकली जो ऑर्डर्स मैं फ़िलहाल ले रही हूँ वो मैं अपने व्हाट्सएप नंबर पे ले रही हूँ। और खुद ही सारी कुकिंग करती हैं या स्टाफ रखा हुआ है बाकायदा आपने? और सबसे मशहूर डिश कौन सी है? हाँ सबसे मशहूर डिश, अच्छा फिलहाल स्टाफ तो मैंने नहीं रखा हुआ क्योंकि अभी मेरा बिल्कुल स्टार्टिंग है, और स्टार्टिंग में मुझे अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी एप्रिसिएशन मिली है। और ये है कि सबसे ज़्यादा चीज़ जो मेरी पसंद की जाती है वो इटालियन पास्ता है, और मैंने स्टार्ट भी इटालियन पास्ते से ही किया था। इटालियन पास्ते में खास बात क्या है कि पास्ता तो इटालियन ही होता है रबाब, खास बात क्या है उसमें? इटालियन पास्ते में ये इस पे खास बात ये है कि इसमें रेसिपी मेरी अपनी है। अच्छा अब आपकी अपनी रेसिपी, क्रीमी पास्ता है या टोमेटो सॉस के साथ है, क्या है? नहीं इसमें स्पाइस ज़रा ज़्यादा होते हैं, टोमेटो सॉस के साथ भी पास्ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये मेरा स्पाइसी पास्ता है वो सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड है क्योंकि स्टार्ट मैंने इसी से किया था। और मैंने अल्फ्रेडो भी ट्राई किया, व्हाइट सॉस भी ट्राई किया। माशाल्लाह रुबाब, बहुत सारी खवातीन इस वक्त जो आपको देख रही होंगी सोच रही होंगी कि रुबाब ने शुरू कर दिया अपना रेस्टोरेंट तो हम भी कर सकते हैं, क्या मशवरा देंगी उन्हें विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, क्या पैगाम देंगी आप? एग्जैक्टली मुझे ऐसी बहुत सी फ्रेंड्स हैं और ऐसे कलीग्स हैं जिन्होंने मुझसे रब्ता किया कि हमें थोड़ा सा एडवाइस कर दें। मैं ये सजेस्ट ज़रूर करूँगी कि मैं भी बीइंग अ गर्ल मैंने भी बहुत कुछ फेस किया, बहुत से लोगों की बातें सुनी हैं, बस ये है कि एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें। और
टैलेंट, जैसे मुझे शादी के बाद पता चला कि मेरे हाथ में टेस्ट है, तो आप भी अपना टैलेंट तलाश करें और रियलाइज करें कि आप में क्या टैलेंट है, उसको यूटिलाइज करें। चलिए, और फैमिली का सपोर्ट होना साथ में बहुत जरूरी है, राइट? फैमिली की सपोर्ट बहुत जरूरी है। आपको किसने सपोर्ट किया? मशवरा किसने दिया था? जल्दी से बताओ। ससुराल में हस्बैंड ने दिया था, किसने दिया था घर में? एग्जैक्टली, हस्बैंड ने किया था, उनको हस्बैंड ने दिया था। Behind every woman there is a man. so much, एक ब्रेक लेते बहुत हैं। बहुत शुक्रिया। लेकिन ब्रेक से पहले थैंक यू सो वेरी मच रुबाब। अब यहाँ पे कितने व्यूअर्स को देना चाहेंगे क्योंकि टेस्ट मैच का आज आखिरी रोज है और पाकिस्तानी टीम 221 रन पे 5 खिलाड़ी गवा बैठी है। 130 रन के करीब उनको मजीद दरकार है, लेकिन जो स्पिनर का अटैक चल रहा है, पिछली जो रावलपिंडी की पिच बनाई थी बैट्समैन के लिए बनाई थी, मुल्तान की जो पिच बनाई है स्पिनर के लिए बनाई है। अबरार हमारे स्पिनर ने क्या बेहतरीन काम किया है। नया टैलेंट आया, अल्लाह करे ऐसा नया टैलेंट आता रहे, पर्ची का खात्मा हो, मेरिट पे खिलाड़ियां टीम में आए, क्योंकि लग यही रहा था कि मेरिट पे सिलेक्शन नहीं हो रही थी। लेकिन इस वक्त मैच सनसनीखेज लम्हात में दाखिल हो चुका है और उम्मीद की जा रही है, दुआ की जा रही है कि पाकिस्तानी रन बना ले। लेकिन पिछले टेस्ट मैच को देखते हुए मुझे याद पड़ रहा है कि आखिरी चंद ओवरों में कुछ भी हो सकता है। हाँ, तब थोड़ा सा चले मैच देखने चलते हैं हम भी जाके, जब तक आप भी जाके देखिए फिलहाल क्या चल रहा है। बहुत सनसनीखेज मुकाबला चल रहा है। इतना जल्दी मुल्तान पहुंच जाएंगी आप? टीवी पे जाके देख सकते हैं। ओके, ब्रेक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक। आप जाना चाह रही हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। बात करेंगे मौसम की और मौसम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जानना इस वक्त यह है कि मुल्क में सर्दी बढ़ रही है। कोयटा में गुज़िश्ता रात तेज बारिश हुई है जिसके बाद ठंडी हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। -2 वहां पर टेम्परेचर चल रहा है और कोयटा में इतनी ठंड है कि जो पानी की लाइनें होती हैं वो जम जाती हैं, लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना होता है और गैस शॉर्ट हो जाती है। वहां पर गैस प्रायोरिटी पे देनी चाहिए। साथ साथ जो लकड़ी की कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं, कोयले की कीमतें बढ़ गई हैं। लेकिन कराची वाले हो जाएं होशियार, क्योंकि कोयटा में बारिश के बाद कराची में ठंडी हवाएं एक्सपेक्टेड हैं। कहा जा रहा है कि आज मिनिमम टेम्परेचर 16 रहेगा, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जब ये हवाएं चलेंगी तो फिर कहा जाएगा कि ये 14 और 13 को भी टच कर सकता है। मुल्क के बालाई इलाकों में भी सर्दी की शदीद लहर है, बर्फबारी का सिलसिला जारी है और मगरबी इलाकों में भी गहरे बादलों का राज है। बात करें मुख्तलिफ शहरों की तो कराची में जो इस वक्त एक्सपेक्टेड है सिस्टम के मुताबिक 16 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर रहेगा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं जैसे हवाएं चलेंगी धूप थोड़ी सी कम होगी, रात को इट कैन गो इवन लोअर। कराची के बाद अगर रुक करें हम लाहौर का तो लाहौर में कम से कम 7 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा, इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लेट्स सी वहां पर क्या होता है। इस्लामाबाद में कम से कम टेम्परेचर 9, कोयटा में बारिश के बाद -2 हो चुका है और पेशावर में 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। अच्छा, मौसम जैसे ही बदलता है तो आपको अपनी खुराक का भी खास ख्याल रखना होता है। गर्म चाय, सूप, इस तरह यखनी वगैरह वगैरह का इस्तेमाल करना होता है ताकि आप फ्लू फीवर से भी अपने आप को महफूज रख सकें। यह थी मौसम की सूरत हाल। अब चलते हैं वर्दा के पास। जी बिल्कुल ठीक कहा ताला आपने। जैसी सर्दियाँ आती हैं अपनी खुराक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और साथ साथ हमें अपनी स्किन का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में जहाँ दूसरी एलर्जी चाहे वो एस्थमा हो, साइनस हो, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे ही स्किन की डिजीज़, एलर्जीज़, फंगल इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली हम अपनी स्किन का वैसे ख्याल नहीं रख पाते जैसे सर्दियों में रखना चाहिए। इसे मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ, बहुत ही फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर हैं। बहुत अच्छी मेडिकेशन भी बताते हैं, हमें तरीके ही बताते हैं, रेमेडीज़ ही बताते हैं किस तरह से फंगल की बीमारियों से या स्किन डिजीज से बचा जा सके। तो उनको वेलकम कहते हैं अपने शो में। डॉक्टर काशिफ, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसी आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक डॉक्टर काशिफ, थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लगता है आप अगर स्टूडियो में आ सकते हैं हमारे पास। खैर आप बहुत बिजी होते हैं, नो प्रॉब्लम। डॉक्टर काशिफ ये बताइएगा कि वजह क्या है आजकल सर्दियों में स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, स्पेशली अगर हम फंगल इन्फेक्शन की बात करें या फिर रिंग वॉर्म्स की बात करें या फिर इस तरह की स्किन ख़राब हो जाती है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इंटरनली हमें फंगल इन्फेक्शन हो गया है। जी देखिए, अभी इस वेदर में जो बीमारियां आ रही हैं स्पेशली सर्दी में, तो उसका क्योंकि मैं आपको प्ले कार्ड दिखाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ड्राइनेस आ रही है, ठीक है ना। फिर है स्केबीज, ठीक है, स्केबीज से पूरी हो जाती है, जिसमें हम आम जबान में चंबल कहते हैं, इन्फेक्शन जो के बाद है। अच्छा, ये बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, बढ़ता ड्राई है, नेल डिसऑर्डर्स और मेलेस्मा। इस सर्दी के मौसम में हमारा पूरा जो निजाम होता है तो चेंज हो जाता है, वेदर ड्राइनेस की तरफ चले जाता है, स्किन आपकी थोड़ी सी आ रहा है मेरे पास, तो हमें हर चीज को अकॉर्डिंग टू द नीड डील करना पड़ता है।
तो डॉक्टर साहब वजह क्या है, यानी कि हम ये तो स्किन ड्राई हो जाती है इसकी वजह से, क्योंकि कहा जाता है कि अगर स्किन में नमी हो, जैसे नेल फंगल इन्फेक्शन ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, नेल के अतराफ में जो होता है वो क्या कहलाता है? बिल्कुल, देखिए नेल इन्फेक्शन जो होता है यूजुअली वो ऑनिकोमाइकोसिस है। असल में प्रॉब्लम ये होती है कि सर्दियों में हम लोग चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं ना, तो सर्दियों में मौसम के साथ साथ हमारे अंदर कमी हो जाती है पानी की, चाय का इस्तेमाल ज्यादा हो जाता है। हमें सबसे ज्यादा करना चाहिए कि कोशिश करें दूध और दही का इस्तेमाल ज्यादा करें। नेल्स के अंदर एक मैं जरूर हमने पेशेंट करता हूँ कि सफेद दस्ताने बना लीजिए। सफेद कपड़ा जो होता है आपका जो कॉटन का होता है उसके दस्ताने बना के आप बर्तन धोएं, कपड़े धोएं। और अपनी नेल्स आपको पता है वर्दा आपकी लाइफ बताता है, आपकी हेल्थ बताता है। नेल्स टूट रहे हैं, फंगस आ रहा है, तो उसको हम बड़ी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी हमें दिखाएंगे उतनी जल्दी हम केयरफुल करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब अक्सर मैंने देखा है खवातीन के नेल्स बढ़े होते हैं, शौक में भी रखती हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि नेल्स की जो इंटरनल लाइंस होती हैं अंदर से वो हल्की हल्की सी ब्लैकिश होना स्टार्ट हो जाती हैं, या फिंगर्स के साइड के जो कॉर्नर्स होते हैं वो हल्की हल्की से ब्लैक लाइंस पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो क्या ये किसी बीमारी की अलामत है या क्लीनलीनेस ना रखने की वजह से होता है? रीजन क्या है इसका? जी बिल्कुल आप सही कह रही है, नेल्स आपकी काफी बीमारियों की अलामत होती है। नेल्स टूट रहे हैं तो आप समझाइए आपको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया आप घर बैठे भी थोड़ा बहुत चेक कर सकते हैं। आप अपने आईज को यूं करके नीचे करें, जो नीचे कंजंक्टिवा है अगर वो देखिए वो पिंकिश रेड होना चाहिए, तो पेल होता है, जिसकी वजह से पता चल सकता है कि आपको अनीमिया है। आप देखिए नेल्स टूट रहे होते हैं, जिसमें लाइनें पड़ रही होती है, अक्सर नेल्स के कोनों पे भी इंफेक्शन हो जाता है, बहुत पेनफुल होता है, उसको पेरोनाइकिया कहते हैं हम। उसका एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक देकर। तो डॉक्टर साहब अगर घर में किसी को इन्फेक्शन हो जाए स्किन पे, लेकिन मैं आपकी जबरदस्त शो के थ्रू ये कहना चाहूंगा कि नेल का प्रॉब्लम हो रहा है तो फौरन शो करें। अच्छा, फौरन डॉक्टर को दिखाएं। जितना जल्दी या दवाई के साथ या सोप के साथ ठीक हो जाएगा, वो प्रॉब्लम बढ़ जाता है। सही। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है स्किन में तो वो आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, और उसका कोई सॉल्यूशन, कोई रेमेडी अगर आप बताना चाहें प्लीज तो हमारे व्यूअर्स को बताइए। बिल्कुल, देखिए रेमेडी का तो ये होता है कि फंगल इन्फेक्शन बड़ी अच्छी रेमेडीज आती है, लेकिन आपको इसी तरीके से यूज करना होता है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन की स्किन को वो कर सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है। तो मैं आपको डैंड्रफ की रेमेडी बता देता हूँ, इसको हम कहते हैं बाय कर दीजिएगा आप अपने सारे डैंड्रफ को अपना 20 से 1 चम्मच से योगर्ट, ये ई के नाम से आ रहा है, ईपो प्लस के नाम से, इकोस के नाम से आ रहा है, इसको मिला के पेस्ट बना लीजिए, बालों की जड़ों पे लगाइए, स्पेशली 1 दिन छोड़कर, और सुबह उठ के वॉश कर लिया कीजिए। क्योंकि फंगल इन्फेक्शन हम नेल्स की बात करते हैं, उसके अंदर भी बहुत सी रेमेडीज हैं, लेकिन सबसे कॉमनेस्ट फंगल इन्फेक्शन जो आपका जो प्रॉब्लम कर रहा है, मेरे पास जो बहुत आ रहा है वो है क्या कहते हैं आपका डैंड्रफ। तो डैंड्रफ को हमें सबसे पहले इसको ठीक करना होता है, क्योंकि डैंड्रफ आपकी बाकी सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। सही। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि फंगल इन्फेक्शन में और रिंगवॉर्म में क्या फर्क है? जी अच्छा सवाल है। बेसिकली फंगल इन्फेक्शन और रिंगवर्म एक ही चीज है। रिंगवर्म हम आम जबान में कहते हैं, क्योंकि अगर फंगल इन्फेक्शन की आप तस्वीर देखें या उसका लुक देखें तो एक राउंडेड नॉर्मल होता है। तो फंगल इन्फेक्शन एक ही चीज है। उसके बाद आपको थोड़ा सा बच्चे ख्याल रखना पड़ता है। आपको ये पता होगा, लेकिन मैं व्यूअर्स को भी बता दूं कि फंगल इन्फेक्शन बॉडी के किसी हिस्से में भी हो सकता है, सर पे हो सकता है, फेस पे हो सकता है, बियर्ड में हो सकता है, बॉडी में हो सकता है, आपके मखसूस एरियाज में हो सकता है। तो परेशानी की जरूरत नहीं है इसका। देखिए 2-3 चीजें मैं आपको बिल्कुल आसान से बता देता हूँ कि घर पे जैसे वो फंगल इन्फेक्शन हो जाए, पहले तो डायग्नोज कराए कि क्या है, फंगल इन्फेक्शन भी है कि नहीं है। दूसरा, तौलिया सबसे पहले अलग कर लें, हर किसी के अलग कर लें और हाइजीन का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच डॉक्टर काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा से आपको कनेक्ट करेंगे हम भी और कमिंग वीक में, और मजीद जानेंगे डिटेल्स आपसे कि किस तरह से हम मजीद डैंड्रफ से बच सकें, और रिंगवॉर्म का और डिफरेंस और फंगल इन्फेक्शन का आपने डिफरेंस बताया। आप हमें अच्छी रेमेडीज बताते हैं। थैंक यू सो मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं आपसे, बल्कि टाइम खत्म हो गया है शो का, तो इसी के साथ ही इजाजत दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी आपसे सुबह 9 बजे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह
आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चलना रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।